इस चैप्टर में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना है? त्रिकोणमिति का चैप्टर 8 यानी त्रिकोणमिति का परिचय। कौन सा चैप्टर? त्रिकोणमिति का परिचय। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है? तुम लोग को अब पहले 9th क्लास में जाओगे ना, साथ में पहले 9th क्लास में जाओगे ना, सॉरी 9th में है 11th क्लास में जाओगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना रहेगा, या फिर 12th में भी जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा 12th क्लास में, लेकिन 11th क्लास में जितना ट्रिग्नोमेट्री है बहुत भरपूर यूज होता है। मतलब जितना देखो ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ना, बस इस चैप्टर का नाम ये इंट्रोडक्शन, परिचय। देखो यहाँ पर त्रिकोणमिति का परिचय, मतलब इससे भी परिचित होंगे, ठीक ना, मतलब इससे इंट्रोड्यूस होंगे। अगर किसी स्टूडेंट से या फिर किसी अगर तुम पर्सन से इंट्रोड्यूस होते हैं, परिचय होते हो, तो क्या उसके बारे में पूरा जान लेते हैं? नहीं, उससे बस परिचित होते हैं, मतलब उसका थोड़ा बहुत नाम जानते हैं, पता जानते हैं, है ना जी? इसी प्रकार हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का परिचय यानी त्रिकोणमिति का परिचय जो है चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसमें बस थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक ना, जो 10th लेवल का है, ठीक है? लेकिन जब 11th में जाओगे ना तो 11th में पूरा पढ़ाई होगा, कोई दिक्कत नहीं ना? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, तो ट्रिग्नोमेट्री का परिचय में यानी त्रिकोणमिति का परिचय में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भूमिका। क्या पढ़ेंगे? भूमिका। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक ना? इसमें पढ़ेंगे पहले इंट्रोडक्शन, भूमिका, फिर उसके बाद त्रिकोणमिति का अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक ना? फिर क्या पढ़ेंगे बाबू? फिर क्या पढ़ेंगे? कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें हम लोग इसमें एक टेबल बनाएंगे और इसमें एक टेबल बनाएंगे sin थीटा cos थीटा, और इसमें हम जानेंगे कि 0 डिग्री में कितना वैल्यू होता है, ये 45 डिग्री में या 30 डिग्री में कितना होता है, 45 डिग्री में कितना होता है, 60 डिग्री में कितना होता है, 90 डिग्री में कितना होता है। इस टाइप से टेबल बना करके हम sin cos tan थीटा और cosec sec cot वगैरह वगैरह का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसका हो जाएगा विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, ये पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण किसको कहते हैं बता दो? वैसा दो कोण का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, उसको पूरक कहते हैं। 45 कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना? किसी भी दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो उसको पूरक कोण कहते हैं, ये पता है ना? और एक और बात होता है कि दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो तो इसको क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं ना? अब मान लो कि 60 डिग्री है, ठीक है? और मान लो कि 40 डिग्री है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना देगा बच्चा? 90 डिग्री। 30 डिग्री है, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो ये जो है 60 डिग्री इसका पूरा कहलाएगा, और ये 30 जो है इसका पूरा कहलाएगा। यानी दोनों ये आपस में क्या है? पूरक कोण है। दोनों आपस में क्या है? पूरक कोण है, ठीक ना? चलो ये बात हो गया। फिर उसके बाद जो है ये इसके पहले बात क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ठीक ना? सर्वसमीका दैट मींस फार्मूला, ठीक ना? ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। इसमें एक सर्वसमीका रहेगा जो एक फार्मूला से ही प्रूफ रहेगा, ठीक ना? उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का जो जैसे कि सर्वसमीका में क्या पढ़ेंगे? तो sin स्क्वायर थीटा, नाम सुना होगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था? 1, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल टू 1। ये तीनों सर्वसमीका का हम लोग प्रयोग करेंगे किस पॉइंट में? इसी पॉइंट में। और उसके बाद जो है ये इस पॉइंट जो है आपका जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है? ये जो है सारांश खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाने के बाद जो है कवर व्यू ले लेंगे, ठीक ना? ये सारांश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 5 नंबर का इस चैप्टर में चलते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 पॉइंट है, 2 नंबर का बहुत ज्यादा पूछता है। 2 मार्क्स क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक ना? 2 मार्क्स प्लस ऑब्जेक्टिव। क्या बाबू? ऑब्जेक्टिव। 2 मार्क्स का नंबर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 30 किलो से ज्यादा करता है, लेकिन इससे जो है ना एक फिक्स रहेगा, इसलिए तुम लोग को बताते हैं। ये जो है एक्सरसाइज 8.4 में है,
ये जो है एक्सरसाइज 8.4 है। तो इसीलिए हम किसी सभी बच्चा को बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में इसको तो कंप्लीट कर ही के रहना है ना। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 5 नंबर में फिक्स है। अब प्लस एक एग्जाम्पल लीजिए, समझ के 11 क्वेश्चन है ना, एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो समझ लो कि ये 11 क्वेश्चन जब है तो 11 क्वेश्चन में एक 5 नंबर के फिक्स है, तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? यस सर। अब बताओ बच्चा, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे तो एक चैप्टर मान लो कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, लेसन कोई भी एक लेसन पढ़ते हैं ना, कोई भी एक लेसन जो है पढ़ते हैं, तो उसमें से पता नहीं संभावना आ भी सकता है कि नहीं भी आ सकता है, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे ना तो एक श्योर है कि 5 नंबर का आएगा ही नहीं, ठीक है। एक तो एकदम श्योर है। और ये भी हो सकता है कभी कभी कि अगर जो है एग्जामिनर खुश रहा, ट्रिग्नोमेट्री उसका फेवरेट चैप्टर हो, तो वो इसमें से 5 नंबर वाला भी दे दे, 2 नंबर वाला भी दे दे, ये भी तो हो सकता है। हाँ जरूर। हाँ है ना जी। तो आप लोग जो है इस एक्सरसाइज को एकदम बहुत बढ़िया से तैयार कीजिएगा, ठीक ना। तो हम जब 5 नंबर वाला बताए थे तो हम आप लोग को बताए थे कि कहाँ से पूछता है, बताए थे ना। तो उसमें से बोलते थे आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का 8.4 इसी के बारे में बोलते हैं ना। जब पढ़ाएंगे तो पूरा बात क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है एक इस एक्सरसाइज से जो है एक जो है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पूछेगा। कोई दिक्कत है? नो। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है? नो सर। वीडियो दिख रहा है, ले लो। यस सर। इसके बाद आराम से ये चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। Right. कोई दिक्कत नहीं, सबको लिख लिया है? यस सर। हाँ, जो नहीं लिखा वीडियो पॉज करके लिख लो। सब काम करेगा तो अच्छा जाएगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है, इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जो होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री 2 शब्दों से एक्चुअली मिलकर बना हुआ है, ठीक है। त्रिकोणमिति जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है ट्रिग्नोन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो ट्रिग्नोन और दूसरा है मेट्रोन, मतलब त्रिभुज का हाँ। इसको अगर हिंदी में भी देखा जाए तो हिंदी में लिखते हैं त्रिकोणमिति। क्या लिखते हैं बाबू? त्रिकोणमिति, है ना, त्रिकोणमिति। तो आप इसको जो है 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला तो क्या, त्रिकोण और दूसरा मिति ना, बांट सकते हैं। त्रिकोण मतलब क्या होता है, यानी त्रिकोण यानी ट्रिग्नोन मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोन मतलब होता है ट्रायंगल। क्या होता है बच्चा? ट्रायंगल। त्रिकोण मतलब क्या होता है? ट्रायंगल, है ना। त्रिकोण मतलब 3 कोण, 3 कोण, है ना। 3 कोण यानी कि 3 कोण वाला आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहते हैं ना। यानी कि ट्रिग्नोन मतलब होता है त्रिभुज, ट्रायंगल। और इधर जो है मेट्रोन है, क्या है? मेट्रोन, METRON, मेट्रोन। इस मेट्रोन यानी कि इसका जो है मिति है ना। तो मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब किसी भी चीज को मापना, है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। साइंस में पढ़ोगे मेजरमेंट क्या होता है। मिति का अर्थ क्या होता है बच्चा? मिति का अर्थ क्या होता है? माप, ना, मापना या माप। कोई दिक्कत है ना। यानी कि हम यहाँ से जान सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है छोड़ो, ट्रिग्नोमेट्री का जो अर्थ होता है ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन, ये 2 शब्द से मिलकर बनता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या, ट्रिग्नोन मतलब क्या होता है? त्रिभुज, और मेट्रोन मतलब क्या होता है? माप। इस अर्थात इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? त्रिभुज का माप। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है बच्चा? ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? त्रिभुज का माप, त्रिभुज का माप। कोई दिक्कत? यानी कि हम लोग जो है इसमें किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। और त्रिभुज के बारे में भी कौन से त्रिभुज के बारे में? तो समकोण त्रिभुज के बारे में, है ना। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, है ना। इसमें जो है कौन से त्रिभुज के माप के बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के माप के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। समकोण यानी 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो इतना आप लोग पहले लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। अब जो ये जो त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है बच्चा? समकोण त्रिभुज। इस ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज। यानी कि अब अभी से जितना त्रिभुज है ना उसको साइड करो। अब किस पर फोकस करना है? सिर्फ समकोण।
केवल समकोण त्रिभुज पर फोकस करना है ना। अगर कहीं बीच में आता है कोई और त्रिभुज उसको देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर किसको किसको कौन सेट में रखना है? समकोण त्रिभुज में। ठीक है, अब देखो समकोण त्रिभुज में तीन चीज होता है ना। समकोण त्रिभुज में तीन चीज होता है। पहला इस भुजा को जो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री, जब हमेशा याद रखना 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं सचिन? क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? बोलिए। समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहते हैं? कर्ण। हाइपोटेनियस कर्ण। हाँ, हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं बच्चा? कर्ण। इसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, हाँ, यानी कि हाइपोटेनस HYPO हाइपोटेनस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बाकी जो दो भुजा बच गया उसमें से एक को क्या कहते हैं? आधार, और एक को कहते हैं परपेंडिकुलर। लंब यानी परपेंडिकुलर। एक को आधार यानी बेस कहते हैं और एक को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अच्छा अब देखो, लेकिन ये बात जो है आधार, इसको आधार कहेंगे और इसको लंब कहेंगे। ये कौन बता रहा है कि इसी को आधार क्यों कहेंगे, इसको आधार क्यों नहीं कह सकते हैं? नहीं, है ना जी। मान लीजिए भैया ना कि वहाँ अगर थीटा लेंगे तो ये भी ठीक लंब हो है। सकता है। अब देखो, तो इसको पहचानने के लिए अब हम एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। वो कॉन्सेप्ट जो है आप लोग देखिए, इससे हम दो बात निकाल सकते हैं। यहाँ से दो बात निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे? एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे, बच्चा सुन ध्यान से, ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर भी क्या है बच्चा? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो एक यहाँ से हम कॉन्सेप्ट निकालेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाला तो क्या है? कर्ण है, यानी हाइपोटेनस से कर्ण है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो कि हम इस एंगल से, मान लो कि ये त्रिभुज ABC है, क्या है? ABC, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। लेकिन मान लो कि हम इस एंगल से चलते हैं और ये 90 डिग्री है, तो बच गया कौन? ये और ये तो नहीं ना बच्चा। तो मान लो कि इस एंगल से हम चलते हैं, इसको मान लो कि थीटा। थीटा मतलब एक एंगल मानने का एक सिंबल समझ लो, है ना। जैसे कैसे एक्स वाई मानते हैं, एक्स वाई, हम इसको थीटा, एंगल को थीटा मानते हैं ना। तो मान लो कि ये एंगल क्या है बच्चा? थीटा है ना। ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल से हम मान लो कि हम इस एंगल से चलेंगे, तो इस एंगल के सामने वाला भुजा हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब। ठीक ना। इस एंगल के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और बाकी जो बच जाएगा उसको आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार। कोई दिक्कत है? एंगल के सामने वाला भुजा को लंब कहेंगे, बाकी जो बच जाएगा उसको आधार कहेंगे। तो 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण हो जाएगा, थीटा के सामने वाला लंब, बाकी जो बच जाएगा आधार। तो यहाँ पर देखो, मान लो कि हम ABC, अब इसी त्रिभुज को हम यहाँ पर उठा के लाते हैं, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। ये कर्ण हो गया, चलो अच्छा बात है। ठीक है, अब मान लो कि हम इस बार इस थीटा, इस एंगल से चलते हैं। इस एंगल को क्या मानते हैं? थीटा, है ना। यानी किस एंगल से चल रहे हैं? ये एंगल से। इससे चल रहे थे, इसके सामने वाला एंगल कौन होगा? आधार। सॉरी, इसके सामने वाला भुजा कौन होगा? तो इस थीटा के सामने वाला भुजा जो होगा क्या होगा बच्चा? आधार। यानी इसको हम कहेंगे लंब कहेंगे। आधार नहीं होगा, लंब होगा। क्या होगा? थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। और बाकी जो बच गया आधार। यानी कि यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकलता है? यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकलता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब, और बाकी जो बच गया कोई दिक्कत नहीं ना। कोई दिक्कत है नहीं। इनको सचिन? इनको कोई दिक्कत नहीं ना। चलो याद कर। ट्रिग्नोमेट्री में जो है क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो है 6 नाम आएगा। वो 6 नाम से मैं भी पहले परिचित थे कि नहीं थे, लेकिन आज से आप जो है वो नाम के साथ इस चैप्टर में आपको जीना और मरना पड़ेगा, है ना। इस नाम के साथ कौन से नाम है जरा देखें। उस नाम का जो है साइन, कॉस, साइन,
cos 10 sin cos 10 cos cos उसके बाद sec cot उसके बाद tan sin cos sec 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 cot cot देखो sin जो है sin cos tan cosec sec cot ये तो क्या है बच्चा, ये शॉर्ट में है जो यूजुअली हम लोग यूज करेंगे। क्या है बच्चा, शॉर्ट में, ठीक है। हाँ हाँ, इसको जो फुल, इसका फुल नेम क्या है, शॉर्ट नेम है, फुल में क्या कहेंगे, फुल नेम sin cos cosecant tangent टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट बोलते हैं। ये इसमें से पहला वाला tan को ले लेते हैं ना, टेंजेंट हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया बच्चा, कोसेकेंट। अच्छा नहीं दिख रहा, अब देखो साथ साथ में रहा कोसेकेंट, यहाँ पे क्या लगा सेकेंड साइन। यहाँ पर जो है साइन कोसेंट भी, तो यहाँ पर कोसाइन होता है, ठीक है। साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेंट कोसेकेंट है ना, सेकेंड और कोटेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट। हाँ, कौन साइंटिस्ट नाम दिया क्या बच्चा, साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेकेंट सेकेंड कोटेंजेंट, ठीक है ना, ये जो है आपका फुल नाम है। चलो देखो बच्चा देखो साइन, बस 6 टर्म आपको याद करना है, ठीक है ना, 6 टर्म आपको जो है याद करना है, 6 टर्म, ठीक है। 6 टर्म में कौन कौन है, पहला जो है साइन कोसाइन टेन साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो जरूरी नहीं कि फुल फॉर्म में ही बोलना है, ठीक है ना, शॉर्ट में बोलना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। ये बस याद रखना है, ध्यान रखना है। साइन को साइन में ई लगा दो तो साइन हो जाएगा, फुल कोसाइन में आई लगा दो तो कोसाइन हो जाएगा, टेन टेंजेंट कोसेकेंट को कोसेक को कोसेकेंट बोलते हैं, सेक को सेकेंड बोलते हैं, टेन को कॉट को कोट टेंजेंट बोलते हैं, ना। अब इसको हिंदी में क्या बोलता है, देखो ऊपर वाला तीन याद रखो, बाकी याद हो जाएगा। जया कोजया स्पर्जया, साइन कॉस टेन जया कोजया स्पर्जया, साइन कॉस टेन जया कोजया स्पर्जया। अब नीचे में क्या है, बस जया कोजया स्पर्जया में अनु लगा दो, दिक्कत अनुजया अनु कोजया अनुस्पर्जया, इसमें अनु लगा देगा तो क्या बनेगा, कोसेक सेक कोट। इससे पता चलता है कि इसका अपोजिट कौन है, जया में अनु लगा रहा है तो अनुजया आ रहा है, यानी साइन का अपोजिट कौन बच्चा, कोसेक। बताओ कोजया में क्या अनु लगा देना, क्या रहता है, अनु कोजया रहा है, इसका मतलब कोस के अपोजिट कौन, सेक। स्पर्जया में अनु स्पर्जया रहा है तो क्या रहा, अनु स्पर्जया, यानी कि इसका मतलब tan का अपोजिट कौन, कॉट। इससे पता चल रहा है, यानी कि यहाँ से जो है आपका जो है साइन का अपोजिट कॉस, सॉरी साइन का अपोजिट कॉस है, कॉस का अपोजिट सेक और tan का अपोजिट कॉट है। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ गया, इतना याद हो गया। अब जो है इसको मिटा दो और आगे अगला टॉपिक ध्यान से सुनो। अब हम लोग जो हेडिंग पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, यहाँ पर देखो सबसे पहले जो है एक 90 डिग्री का जो है कोई दिक्कत, इसको क्या कहेंगे, कर्व कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, मान लो कि हम इस थीटा से चल रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, आधार। इसको क्या कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको पता है संलग्न भी कहते हैं, संलग्न, ठीक ना, संलग्न इसको जो है हम जो है क्या कहेंगे, सम्मुख कहेंगे, क्या कहेंगे, सम्मुख कहेंगे। और इसको जो है क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। इसके साथ साथ इसको एडजेसेंट साइडिंग इसे बोलते हैं, हिंदी में है उसका जो है, देखो इधर छोड़
हाइपोटेनस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइपोटेनिस। हाइपोटेन्यूस नहीं है, हाइपोटेनस, ठीक है। किसी को सुने ना हाइपोटेन्यूस पड़ेगा, हाइपोटेन्यूस। इसको कहेंगे बेस, ठीक है। इसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चा? परपेंडिकुलर, यानी बी से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, इतना पहले अच्छा से साफ सुथरा क्लियर करके लिख लो, ठीक है। बिल्कुल कहाँ पर देना है? इनका बनाने के पहले देखो, नहीं वो भी स्टार्ट हो रहा है। देखो देखो बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है हम लोग जो है 3 बातों को पढ़ना है। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री में तो हम 3 बात वहीं पढ़ेंगे, यानी sin cos tan cosec sec cot, है ना। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला होता है ना, sin थीटा इक्वल टू, या फिर देखो sin cos tan cosec sec cot, ये जो लिखा है ना बाबू, ये जो लिखा है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। साइन का मतलब, साइन का अर्थ, साइन का मीनिंग तभी रहता है जब उसके साथ कोई एंगल आता है, कोई थीटा आता है, कोई एंगल आता है, ठीक ना। जब तक उसके साथ कोई एंगल नहीं आ रहा है, जब तक उसके साथ कोई एंगल नहीं आ रहा है, तब तक उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक ना। इसमें हम साइन लिख दिए हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। ये एक बस नाम रह जाएगा। जब तक इसके साथ एंगल नहीं आएगा, जब तक कोई इसका मतलब नहीं बनेगा, ठीक ना। तो हम इसमें कोई एंगल यानी थीटा लगा के चलते हैं, ठीक ना। कोई एंगल मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कोई एंगल क्या है बाबू? थीटा है, तो उस एंगल को क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो थीटा मान लेते हैं, यानी कि इस एंगल के अकॉर्डिंग चल रहा है। किस एंगल के अकॉर्डिंग चल रहा है? इस ट्रायंगल ए बी सी में किस एंगल में चल रहा है? थीटा। इस एंगल में सी एंगल को मान लिया थीटा, और इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने वाला कर्व, इसके ये क्या बोलते हैं? थीटा एंगल के सामने वाला सम्मुख, यानी सम्मुख हो जाए, यानी लंब, यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। और थीटा के जो बगल में रहेगा, ठीक ना, उसको आस या संलग्न बोलते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत? आस या संलग्न या आधार बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इसका मतलब रहेगा, अब इसका मतलब रहेगा। लेकिन जब तक जो है साइन के साथ कोई एंगल नहीं है, या फिर किसी भी नाम जो है 6 में से किसी भी नाम के साथ अगर कोई आता है बिना नाम, बिना एंगल का, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक ना। अभी जो इसका जो है एंगल आ गया, तो इसका मतलब इसका मीनिंग है, नहीं तो बिना एंगल के साथ वो मीनिंग दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन थीटा हम बोले हैं, तो थीटा कहाँ है? कौन सी के पास? सी के पास, यानी कि हम इस एंगल से चल रहे हैं, वो सब में भी वहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, तो इसमें भी किसके साथ चल रहे हैं? साइन थीटा इसके साथ चल रहे हैं ना। यानी कि इसके साथ यहाँ पर फॉर्मूला आता है कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इक्वल टू क्या आता है? पी बाई बी, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आता है? कॉसेक थीटा इक्वल टू आता है लंब बटा कॉट। कॉसेक थीटा इक्वल टू है इसका उल्टा। देखो यहाँ पर देखो, पहले सुनो साइन थीटा इक्वल टू क्या था? पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू क्या था? बी बाई एच, और टैन थीटा इक्वल टू क्या था? बी बाई बी, पी बाई बी, बी बाई बी। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो 3 हो के बाद बाकी जो आता है ना वो अपोजिट होता है उसके, है ना। साइन थीटा का अपोजिट कौन? एच बटा पी, यानी कि पी बाई एच है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एच बटा पी। एच बटा पी, सही है। हाँ। और ये cos थीटा के अपोजिट कौन होगा? sec थीटा, यानी कि h बाई बी, h बाई b। कोई दिक्कत? तीन को याद हो जाए तो तीन को अपने आप। हाँ बिल्कुल। tan थीटा अब क्या है? p बाई b, तो cos थीटा क्या मिलेगा? b बाई b। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब आप देखिए, अब रुक जा, लंब, जनरली लंब ही बोलना। ऐसा मेरे साथ लिखा दिया इसलिए कि एग्जाम में अगर पूछ ले तो क्या एग्जाम में पूछ लेगा कि सम्मुख पूजा, तो ये नहीं ना पता रहेगा कि हमको नहीं पता था या सर नहीं बताया था, हम बता दिए, चलो ठीक है। तो थीटा के सामने वाला लंब, 90 डिग्री सामने वाला कर्व, और बाकी जो बच गया आधार, है ना। तो
तो यहाँ से sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ल। इसको क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर। हिंदी लिखिए ना भैया, लंब बटा आधार लिख दीजिए। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। चल देखो, तो यहाँ पर जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। ध्यान दो इधर, राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर लंब और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ल और जो बच गया आधार, ठीक है। इस हिसाब से चलते हैं तो हम लोग sin थीटा इक्वल क्या कहते हैं, P बटा H, ये फॉर्मूला होता है ना। cos थीटा इक्वल टू B बाई H, tan थीटा इक्वल टू P बाई, cos थीटा इक्वल टू H बाई और sec थीटा इक्वल टू बाई B और cos थीटा इक्वल टू B बाई P। इससे हमको पता चलता है ये फर्स्ट वाला तीन गो है, जो लास्ट वाला तीन गो है, ये आपस में अपोजिट है, पर म्यूचुअली अपोजिट है ना। म्यूचुअली क्या है, अपोजिट है। ये इससे अपोजिट है, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है ना। फॉर्मूला भी आप लोग देखिएगा तो इसका अपोजिट दिखेगा, सब जितना भी फॉर्मूला है ना उसका अपोजिट है। इसलिए तीनों जो है आपस में अपोजिट है, ठीक है। समझ आया? यहाँ पर देखिए, तो ये सब मेरे ख्याल से समझाने का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इसको जो है पर लंब को क्या बोलते हैं, समभुजा बोलते हैं। लंब को क्या बोलते हैं, समभुजा बोलते हैं। तो समभुजा भी लिख सकते हैं। आधार को क्या बोलते हैं, संलग्न या असमभुजा भी बोलते हैं। तो उसके बी के जगह पर असम या संलग्न भुजा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम तो लिख दिए कि सारा मतलब कोई दिक्कत ना हो कहीं, ठीक ना। चलो इतना हो गया, इसको राइट हैंड करो, राइट करो कोई। यदि tan a इज इक्वल टू 4 बाय क्या है, 3। क्वेश्चन में है कि यदि tan a इज इक्वल टू 4 बाय 3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए ना। ये ज्ञात करने के क्या कर रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है आपको। देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन देगा, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा, कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है निकालने के लिए बोलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन है, पहले तो है sin थीटा, sin a। अभी यहाँ पर a का बात करो तो हम a के साथ चलेंगे ना, cos a है ना, sec a, sin cos tan a, cos sec a, sec a और cot a, ठीक है। बताओ बाबू, इसका जो है फॉर्मूला क्या था, P बाई H, B बाई H, P बाई B, P बाई B होता है और cosec का क्या था, H बाई P। यहाँ क्या इसमें क्या था, H बाई B और इसका क्या था, B बाई P होता है, सबका होता है। तो यहाँ से आपको जो है इसका वैल्यू यानी tan का वैल्यू दे दिया है 4/3, tan का वैल्यू दे दिया 4/3। तो बच कौन गया, ये 5 बच गया, 3 नीचे और 2 ऊपर बच गया 5। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालना है। बताइए आपको 1 दे दिया तो 5 कैसे निकालेगा। तो पांचों में देखिए तो कॉमन क्या रहा, P, B और H का कॉमन आ रहा है ना। पांचों में कौन किससे फॉर्मूला बन रहा है, P, B और H से फॉर्मूला बन रहा है। इसमें P, H का लग रहा है, इसमें कोई B, H आ रहा है, तो में H, B आ रहा है, तो में H, B आ रहा है, तो में P, B आ रहा है। यानी कि अगर हमको P, B और H तीनों मालूम हो जाएगा तो क्या हम सभी निकाल लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बोलिए निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमको मालूम चलता है कि tan थीटा इक्वल क्या दिया हुआ है, tan a इक्वल क्या दे दिया है, tan a इक्वल क्या दे दिया है 4/3, tan a इक्वल दे दिया 4/3 दे दिया, ठीक है। तो बोला जा रहा है tan a के हिसाब से चल रहा है, tan a के हिसाब से चल रहा है। अच्छा बताइए तो इसके हिसाब से P क्या होता है, P बाई B होता है। फॉर्मूला क्या होता है, tan a इक्वल टू P बाई B होता है ना। इसका मतलब P कौन है, 4, B कितना है 3, यानी परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। लेकिन हम 4 नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे, इसको हम P इक्वल टू 4K लिखेंगे, है ना। और B जो है B इक्वल क्या लिखेंगे, 3K लिखेंगे। अच्छा बोलेंगे कि सर K क्यों लगा रहे हैं, K क्यों लगा रहे हैं, है ना। देखो तो बोलेगा कि B क्यों लगा रहे हैं, 4K और 3K क्यों, K क्यों लगा रहे हैं। तो एक बात बताओ, P बाई B है क्या बाबू, tan a इक्वल क्या है, P बाई B। तो अच्छा ये बताओ आप लोग कि अगर कोई भी रेशियो रहता है तो
ये रेशियो में है, इसका मतलब इसका और भी फॉर्म होगा, हो सकता है। जैसे मान लो कि 12/9 भी हो सकता है। अब इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा? 4/3 आ सकता, बिल्कुल आ सकता है ना जी। इसको हम इसको लिख सकते हैं 4/3 बता तो 3 कट जाएगा तो क्या आएगा? 3/4 है, यानी कि इसके यहाँ पर कुछ तो हो सकता है ना। और ये भी हो सकता है, जैसे मान लो कि 4/10 और 3/10, ये भी तो हो सकता है, यानी कि 40/30 भी तो हो सकता है, 40/30 भी हो सकता है ना। हाँ, और क्या हो सकता है? कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से बहुत सारा हो सकता है। इसीलिए किसको लें तो उसकी जगह पर हम के को ले लेते हैं। के क्या है? एक गुणक का काम कर रहा है, ठीक ना, एक गुणक का काम कर रहा है, ठीक ना, तो इसीलिए हम के लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से जो है हम यहाँ से पता करते हैं कि P इक्वल कितना हो गया बच्चा? 4K, और B इक्वल कितना हो गया? 3K। B इक्वल कितना हो गया? 3K। अब हम लोग जानते हैं कि एंगल किससे चल रहा है? ए से। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस समकोण त्रिभुज में किस एंगल से चल रहा है बच्चा? ए से चल रहा है ना। जब एंगल ए से चलेंगे तो हमारा P कौन? बता दो। BC। P कौन? BC। चलो हमारे P बराबर क्या हो गया? BC 4K हो गया ना। अच्छा बता दो, 90 डिग्री के सामने वाला तो H रहेगा ही ना, ACH रहेगा ना। अच्छा बताओ, जो बच कौन गया? ये बच गया ना, ये भी, तो ये भी क्या हो गया? यानी B हो गया। और B कितना हो गया? कोई दिक्कत? बच कौन रहा? ये P और B और H होता है ना जी, तो H बच रहा है, यानी कि H निकालने के लिए करा। तो क्या हमने आपको त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय नहीं प्रूफ है H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये तो सिद्ध किए हैं भैया। अरे इसी को तो कहते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर है जी। यहाँ पर क्या होगा? BC का स्क्वायर ये हो जाएगा, मतलब P के हिसाब से हो जाएगा कि BC का ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यहाँ पे देखो, AC का H कौन है? बता दो। AC है। P कौन है? BC है। और AB कौन है? हाँ, B क्या है? AB है। तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें जब प्रूफ किए थे तो ये इधर था, ये उधर था, यानी P ये था और B ये था ना जी। इसीलिए था क्योंकि उस टाइम हम एंगल से नहीं चल रहे थे, हम ये मान के चल रहे थे कि ये एंगल है उस टाइम, है ना। किस टाइम? जब त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ कर रहे थे तब, त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ कर रहे थे तब, है ना। यहाँ पर देखो, अभी ये हम इसको यूज करके जो है H का वैल्यू निकालना होगा तो भी निकालेंगे, कोई दिक्कत है? नहीं, जब देखो निकालना है निकाल लेंगे। अच्छा स्क्वायर उधर जाएगा क्या होगा? रूट। एक बात बताओ, स्क्वायर उधर नहीं जाता, ये हम लोग गलत कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना। एक्चुअली है बाबू, तो लोग स्क्वायर हटता है तब रूट चलता है। नहीं, स्क्वायर यहाँ से उठ करके नहीं चला जाता है इसे रूट में, ये गलत कॉन्सेप्ट है। हम लोग बोथ साइड स्क्वायर रूट लगाते हैं, दोनों तरफ क्या लगाते हैं? स्क्वायर रूट लगाते हैं। इधर भी स्क्वायर रूट लगा दिए और इधर भी स्क्वायर रूट लगा दिए। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाते हैं ना, इधर स्क्वायर से रूट H रहता है, इधर क्या बचता है? H इक्वल क्या होता है? रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अच्छा भैया, ऐसे नहीं होगा, P स्क्वायर कट जाएगा, एक रूट, मतलब एक रूट कट जाएगा, एक स्क्वायर प्लस इधर क्यों? इधर ऐसे कट जाएगा? नहीं, वैसे नहीं कर सकता, जब सिंगल रहेगा तो कटेगा, ठीक ना। अच्छा बताओ, क्यों नहीं कर सकता? ये पूरा के लिए है तब नहीं, पूरा के लिए रहता तब ना, पूरा के लिए स्क्वायर रहता है उसको कॉमन लेकर। हाँ, पूरा के लिए स्क्वायर नहीं है। चलो, कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये H इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं? H इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। बताओ H इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ P कितना है? 4K का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, प्लस B कितना है? 3 क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर आ जाएगा। H इक्वल कितना हो जाएगा? 16 K स्क्वायर। K का स्क्वायर होगा ना, 4 K का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर K का स्क्वायर। इसीलिए एक मिनट, इसीलिए नहीं, यहाँ पर H इक्वल क्या हो जाएगा? बता दो। 16 9
25 वाई। इसका 25 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। और के स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो के हो जाएगा। यानी कि h इक्वल क्या आ गया? 5 क्या क्या? h इक्वल क्या गया बच्चा? h इक्वल टू 5 क्या गया? तो यहाँ से एक मिनट, यहाँ से हमारा जो है p इतना था, b इतना था, h कितना आ गया? 5। अच्छा अब बताओ sin a इक्वल टू क्या है? हम देखो यहाँ पर देखो क्या बोला, tan a इक्वल टू 4/3। तो कोण a के मतलब यहाँ a के बोल रहा, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब जो अन्य भी निकालेंगे, जो दूसरा भी निकालेंगे ना, तो किससे निकालेंगे? a से ही निकालेंगे। किससे निकालेंगे? a से ही निकालेंगे ना। अगर दूसरा कोई भी निकालेंगे तो a से ही निकालेंगे ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल दिया। अच्छा यहाँ पर बताओ तो tan a बोल दिया है, tan a इक्वल टू 4/3। तो इसके हिसाब से चल करके और इतना निकालते h निकालते। और यहाँ पर बोलता b, यहाँ पर tan a चल रहा है लेकिन यहाँ पर बोलता b। तो फिर ये सब जो निकालेंगे ये सब वो सब b के अकॉर्डिंग निकाल है ना। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये समझा यार tan a इक्वल इतना दिया हुआ है, a के हिसाब से चल रहा है तो ये सब निकाल लें। इतना समझ आया ना। और b का जो फंडा नहीं समझ रहा ना, हम अगले क्वेश्चन में बताते हैं। ठीक है ओके सर, पहले ये समझा कि नहीं आई? इतना समझा कि नहीं आया? ये आंसर हो गया। गया आंसर नहीं हुआ है, इतना गया। और हमारा जो है ये b निकल गया, b निकल गया, मालूम था पहले से h निकल गया। चलो आंसर ये सब निकालना है बाबू। तो आंसर वो कैसे हो जाएगा? ये सब निकालना है ना। तो बताओ p/h है तो p कितना है बताओ? 4 5 है। 4 के बोलो, 4 के बटा में h 5 के के कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? 4/5। यानी sin a इक्वल क्या गया? 4/5। cos a इक्वल क्या होगा? b/h। 3/5। तो b कितना है? 3 के बटा में 5 के कट गया 3/5। ये तो निकला हुआ है, ये तो निकला हुआ है, कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या है? h बाई cos a इक्वल h बाई p। तो h कितना है? 5 बटा में 4 के। तो के कट जाएगा 4/5। 5 कोई दिक्कत? h कितना है? 5 के। अभी कितना है? के कट जाएगा 5/3। क्या बचेगा? 5 अच्छा cos a cot a b/p है, b कितना है? 3 के। ठीक है। अब p कितना है? 4 के। कट जाएगा 3/4। ये आपका जो है फाइनल आंसर हुआ। ठीक है हो गया। देखो यदि सुनो क्वेश्चन सुनो ए लड़का, यदि sin a बराबर 12/13 हो तो कोण c के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, sin a के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ये जो वैल्यू दिया हुआ 12/13 वो किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ? sin a के अकॉर्डिंग। लेकिन निकालना किसके? अन्य जो सभी sin a को छोड़ करके cos sec cot cosec सॉरी sin के अलावा क्या हो जाएगा? cos और tan cosec sec cot। ये जो है इसके अलावा जो है 5 और बच जाएगा ना जी। तो पांचों को किसके अकॉर्डिंग निकालना है? sin c के अकॉर्डिंग निकालना है ना। sin a के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ? 12/13। लेकिन c के अकॉर्डिंग क्या निकालना है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो sin a के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या हो जाएगा बताओ? sin a के अकॉर्डिंग sin दिया हुआ क्या चाहिए बताओ? दिया sin a बराबर sin a बराबर 12/13। दिया हुआ 12/13 यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं? p/h p/h ना sin a का फॉर्मूला क्या था? p/h यानी कि p का वैल्यू कितना दिया होता? तो p का वैल्यू 12 के और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 13 के। लेकिन h का वैल्यू मालूम होना चाहिए ना। h का वैल्यू मालूम होना चाहिए। ठीक है एक मिनट सुनो है p लेकिन a के अकॉर्डिंग दिया हुआ ना। यहाँ पर a के अकॉर्डिंग, इस a के अकॉर्डिंग p कितना है बता दो? p 12/13। 12 के है ना बाबू। और h कितना है? 13 के। वो तो इसमें लंब गया। ठीक है। लेकिन अगर c के अकॉर्डिंग देखेंगे, c के अकॉर्डिंग निकालना ना, क्या निकालना? sin a दिया हुआ है ना, तो क्या निकालना है? cos a निकालना है। क्या निकालना है? cos a। नहीं, गलत। cos a नहीं निकालना बच्चा, cos c निकालना है, क्योंकि c के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ना। बोलिए तो cos c निकालना। और क्या निकालना है? tan c निकालना है।
और क्या निकालना है? कॉसेक निकालना है, कॉसेक सी। ना और क्या निकालना है? सेक सी। और क्या निकालना है? कॉट सी। ना ये आपको निकालना है। तो बताइए जब यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? जो भी फॉर्मूला होता होगा यहाँ पर जो है इसके अकॉर्डिंग हमको, अगर इस सी के अकॉर्डिंग चलेंगे, सी निकालना किसके अकॉर्डिंग है? सी के अकॉर्डिंग। तो सी के अकॉर्डिंग में चलेंगे तो सी के अकॉर्डिंग 12 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये तो एच रहेगा ही रहेगा। और इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। बोलो इसमें रहा 90 डिग्री के सामने वाला, थीटा के सामने वाला, और जो बच जाएगा यानी कि थीटा किसको मान रहा है? सी को मान रहा है। सी को मान रहा है ना? चलो ठीक है, सी के अकॉर्डिंग चल रहा है ना? सी के अकॉर्डिंग चल रहा है, चलो अच्छा बात है।